नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों ये इतिहास का जो टॉपिक है शिलालेख, इस शिलालेख के टॉपिक से दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप बड़े गौर तरीके से पढ़ना। और मैं आपको दोस्तों एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक पे जो पिछला वीडियो है दोस्तों, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख लेना। और ये जो हमारा वीडियो है आज का, तो ये क्लास नंबर 2 होने वाली है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो दोस्तों हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं दोस्तों कि इस वीडियो मतलब इस टॉपिक में दोस्तों बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ वहाँ एग्जाम में इम्पोर्टेंट भी है। तो आप दोस्तों ये जो टॉपिक है शिलालेख वाला, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और दोस्तों अब मेरे साथ बने रहो। तो पिछले वीडियो में हमने दोस्तों जो पढ़ा था लास्ट टाइम, वो कुंभलगढ़ शिलालेख पढ़ा था। कुंभलगढ़ शिलालेख पढ़ने के बाद दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोसुंडी शिलालेख, और उसके आगे जो भी बच गया वो सारे शिलालेख। तो दोस्तों देखो, मैंने 10 प्रकार के शिलालेख तो मैं अब तक आपको पढ़ा चुका हूँ, और आज ये हमारा है 11 नंबर का शिलालेख दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप पढ़ने से पहले इस पर देखो आपकी कैसे पढ़ना है, क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखो आप। तो दोस्तों ये जो शिलालेख है वो है कौन सा, घोसुंडी शिलालेख। कौन सा दोस्तों, घोसुंडी शिलालेख। तो दोस्तों ये शिलालेख जो है वो उसके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें, जो एक घोसुंडी शिलालेख है वो कहाँ का शिलालेख है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो दोस्तों ये है अपना चित्तौड़गढ़ का, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें कि ये घोसुंडी शिलालेख है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की गई थी दोस्तों सबसे पहले तो 1875 ईस्वी में की गई थी। किसने खोजा था दोस्तों, इसकी खोज की थी किसने, G.H. ओझा ने। किसने की थी दोस्तों, G.H. ओझा, मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ ये शिलालेख खोज करने के बाद में इसको आएगा पढ़ने का काम किया। इसको पढ़ेगा कौन, तो दोस्तों इसको जो पढ़ने का काम किया था दोस्तों, तो पढ़ने वाला व्यक्ति था, वो पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, डॉक्टर भंडारकर। क्या दोस्तों, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने इसको पहली बार पढ़ा था, भंडारकर, ठीक है दोस्तों। ये तो इसमें हो गए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों इसमें जो आगे है, आगे इसमें इतना सा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि एक हमारा संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है, भागवत संप्रदाय। उस भागवत संप्रदाय के सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखना है हमें, भागवत संप्रदाय के प्राचीन अवशेष मिले हैं, प्राचीन अवशेष मिले। अब अवशेष कहाँ मिले होंगे दोस्तों, वो शिलालेख के ऊपर मिले होंगे, ठीक है दोस्तों। प्राचीन अवशेष मिले हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ये अपना हो गया घोसुंडी शिलालेख कंप्लीट। तो दोस्तों मैं अब जो आगे जो आने वाले जितने भी शिलालेख हैं उनमें मोस्ट बातें करूंगा, ज़्यादा जो है लफड़ा जो भी है अपने फालतू की चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा। तो घोसुंडी शिलालेख में दोस्तों सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का है। इसकी खोज 1875 ईस्वी में G.H. ओझा के द्वारा की गई है, और पढ़ने वाला व्यक्ति इसको डॉक्टर भंडारकर है, और भागवत संप्रदाय के प्राचीन अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके और या इसको आप साथ के साथ में इसको लिख लिया करो, जिससे कोई टेंशन नहीं होगी। मैं एक बार समझा दूंगा, आप इसको लिख लिया करो, जब मैं लिखूं तब इसको आप लिख लिया करो। अब दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे जो हमारा आने वाला है 12 नंबर का शिलालेख, उसको हम बोलेंगे दोस्तों त्रिमुखा बावड़ी शिलालेख। क्या है दोस्तों, त्रिमुखा बावड़ी शिलालेख। तो देखो 12 नंबर का जो शिलालेख है वो है हमारा त्रिमुखा बावड़ी शिलालेख। कौन सा है दोस्तों, त्रिमुखा बावड़ी शिलालेख। और ये त्रिमुखा बावड़ी शिलालेख कहाँ पर है, किस प्रकार से है, तो देखो आप, ये हमारा है नंबर 12। कौन सा है दोस्तों, त्रिमुखा बावड़ी। त्रिमुखा बावड़ी क्या है दोस्तों, शिलालेख, शिलालेख। त्रिमुखा बावड़ी शिलालेख कहाँ का है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बैठता है कि कहाँ का है दोस्तों, तो ये है राजसमंद का। कहाँ का है दोस्तों, राजसमंद का, ठीक है।
अब इस त्रिमुखा बावड़ी कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो यहाँ का शासक हुआ करता था दोस्तों कौन, राज सिंह। राज सिंह की पत्नी जो है राम रस दे ने ये शिलालेख बनवाया था, यानी कि इस शिलालेख को लिखवाने का जो काम किया था दोस्तों वो किसने किया था, राज सिंह की पत्नी राम रस दे ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखता हूं मैं इसको, राज सिंह की पत्नी क्या नाम है दोस्तों, राम रस दे ने लिखवाया था। ठीक है दोस्तों, लिखवाया था, कंप्लीट काम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है राम रस दे ने इसको लिखवाया था। अब है दोस्तों इस शिलालेख में जो जानकारी मिलती है वो इतनी सी है दोस्तों कि इसमें राज सिंह के निजी जीवन यानी कि प्राइवेट लाइफ, ठीक है दोस्तों, निजी जीवन की जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, ये अपना हो गया निजी जीवन की जानकारी मिलती है, यानी कि प्राइवेट लाइफ, मतलब किस प्रकार से राज सिंह रहा करता था वो सारी इसमें लिखी हुई है। और आगे का पॉइंट अगर इम्पोर्टेंट है त्रिमुखा बावड़ी शिलालेख से तो वो इतना सा है दोस्तों, इसमें राजसमंद झील के निर्माण कार्य का, राजसमंद झील के निर्माण कार्य का वर्णन है। क्या दोस्तों, निर्माण कार्य का वर्णन इसमें है। इतनी सी बात है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इतनी सी थी कि इसको लिखवाने वाला जो है दोस्तों वो राज सिंह की पत्नी है राम रस दे, और इसमें राज सिंह की निजी लाइफ यानी कि जो प्राइवेट लाइफ है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें राजसमंद झील का जो निर्माण कार्य हुआ है किस प्रकार से हुआ है दोस्तों वो सारी इसमें जानकारी मिली, और ये राजसमंद में। तो इसको आप फटाफट लिख लिए होंगे दोस्तों, नहीं लिखा है तो अब स्क्रीनशॉट लेकर इसमें काम कर सकते हो दोस्तों। फिर आगे चलते हैं हम, जो आगे नेक्स्ट है हमारा वो है दोस्तों क्या, वो हमारा नेमिनाथ शिलालेख है दोस्तों। नेमिनाथ प्रशस्ति है, प्रशस्ति बोल दो, शिलालेख बोल दो, बात इतनी सी है, माउंट आबू में है दोस्तों। देखो तो दोस्तों यहाँ तक आपने 12 करा दिए मैंने, अब 13वां नंबर का जो करवा रहा हूँ दोस्तों वो देखो आप कौन सा है दोस्तों। 13 नंबर का जो शिलालेख है, देखो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैंने 12 तक शिलालेख पूरे करवा दिए। अब जो 13वां नंबर का है वो है हमारा नेमिनाथ, क्या है दोस्तों, नेमिनाथ प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, नेमिनाथ प्रशस्ति। और ये नेमिनाथ प्रशस्ति है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि कहाँ की है दोस्तों ये, तो ये दोस्तों है माउंट आबू, माउंट आबू की है। माउंट आबू कहाँ, सिरोही में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सिरोही में। दूसरा क्वेश्चन बनता है जो ये प्रशस्ति है या ये शिलालेख जो है दोस्तों उसमें वास्तुपाल जो शासक हुआ करता था दोस्तों उस समय, उस वास्तुपाल शासक के साथ में एक शासक और हुआ करता था और वो भी पाल ही था। क्या नाम है उसका, वास्तुपाल व तेजपाल। शासकों की जानकारी मिलती है दोस्तों, आ गई बात समझ में, जानकारी मिलती है। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो शासक है वास्तुपाल और एक तेजपाल, इन दोनों की हमें जानकारी मिलती है। अब दोस्तों वास्तुपाल को इस शिलालेख में बोरा नाम से संबोधित किया गया है। क्या दोस्तों, बोरा नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ मैं लिख दूं, इसमें वास्तुपाल को किस नाम से संबोधित किया गया है, वास्तुपाल को बोरा शब्द से, क्या दोस्तों, बोरा शब्द से संबोधित किया गया है। ये हो गया अपना संबोधित किया गया
है। ठीक है दोस्तों, ये अपना आया कंप्लीट टर्म। यहाँ तक ये जानकारी मिलती है दोस्तों नेमिनाथ शिलालेख में मिलती है। और इसके बाद में दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 2-4 जो वर्ड थे जो राजा महाराजा के, ठीक है दोस्तों, तो उन वर्डों की भी जानकारी मिलती है। जो शब्दावली जो मैं आगे लिखाने वाला हूँ दोस्तों वो कौन कौन से हैं, लेकिन इसमें नेमिनाथ जो शिलालेख है, इस नेमिनाथ शिलालेख में जो हमें जानकारी मिली है 2 वर्ड जो कौन से थे, जो राजा महाराजाओं के समय चलते थे, जैसे फरमान हो गया, जैसे रुखा हो गया, तो वैसे ही इनमें 2 शब्द मिले हैं इस शिलालेख में। वो कौन कौन से मिले हैं तो देखो, इसमें परवान व निशान। क्या दोस्तों, परवान व निशान, 2 शब्दों का उल्लेख मिला है। ठीक है दोस्तों, यह अपना हो गया उल्लेख मिला है। इसमें परवान व निशान 2 शब्दों का उल्लेख मिला है। ये हो गया अपना नेमिनाथ प्रशस्ति पूरा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ एक लिस्ट लिखवाने वाला हूँ। जैसे ये परवान लिखवाया, जैसे ये निशान लिखवाया, तो उस प्रकार से जो 8-9 शब्द हैं उनके क्या मतलब निकलते हैं और किस प्रकार से वो काम आने वाले हैं दोस्तों, तो उन सब का मैं लिखवाने वाला हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। और ये परवान दोस्तों क्या है, ये निशान क्या है दोस्तों, निशान तो इतनी सी है, एक तरह से मोहर है, हस्ताक्षर है दोस्तों, ठीक है। और परवान क्या है, एक आदेश है दोस्तों, जो कौन देता है, जो उच्च लेवल का जो अधिकारी मंत्री हुआ करता था वो अपने अधीनस्थ को दिया करता था। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इसमें फटाफट ये 13 नंबर के शिलालेख आपने लिख लिए होंगे। अब इसमें फटाफट मैं आपको कुछ विशिष्ट शब्दावली लिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट में लिख लेना, 9 या 10 प्रकार की हैं। देखो आप यहाँ से दोस्तों हम चलते हैं अब एक विशिष्ट शब्दावली के लिए। इस शब्दावली में हमें कौन कौन से ऐसे शब्द मिले हैं जो हमें राजा महाराजा या शासकों के जो टाइम था उस समय वो चला करते थे दोस्तों। तो देखो आप कौन कौन से वो शब्द है और किस प्रकार से उनका मतलब निकलता है। तो मैं बता दूं यहाँ पे सारे के सारे नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं विशिष्ट शब्दावली, यहाँ लिख देता हूँ मैं, विशिष्ट शब्दावली। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे पहले आता है दोस्तों क्या, खरीता। और ये खरीता क्या होता है दोस्तों, ये खरीता होता है पत्र व्यवहार। क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह से होता है पत्र व्यवहार। जैसे ए राजा है, ये बी को भेजेगा और बी राजा ए को भेजता है, जो पत्र भेजता है दोस्तों वो पत्र व्यवहार ही क्या है, खरीता। ठीक है, तो देखो आप फटाफट इसको देखते रहो। तो ये क्या है, 2 राजाओं के मध्य क्या है, पत्र व्यवहार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कंप्लीट होता है कि 2 राजाओं के मध्य पत्र व्यवहार है। फिर उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं रुखा, दूसरे नंबर का है दोस्तों, वो हमारा है रुखा। ठीक है, तो यहाँ हो गया दोस्तों रुखा। रुखा क्या होता है, जो राज्य के 2 मंत्रियों के मध्य, दोस्तों इसमें जो मंत्री है वो अलग राज्य का नहीं होना चाहिए, एक ही सेम राज्य के 2 मंत्री होने चाहिए। तो 2 राज्य एक है, मंत्री 2 है, मतलब आपस में 2 मंत्री जो है, जैसे एक जो ये मान लो चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ का व्यक्ति जो चित्तौड़गढ़ का मंत्री है दोस्तों वो केवल चित्तौड़गढ़ के मंत्री को ही भेजेगा, तो क्या होगा दोस्तों, वो रुखा कहलाता है। तो राज्य के 2 मंत्रियों के मध्य क्या होना चाहिए, पत्र व्यवहार। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा है रुखा। अब दोस्तों तीसरे नंबर का आता है, वो मुगल कालीन से संबंधित है, 2-3 देखो। एक होता है दोस्तों फरमान। फरमान कौन जारी करता था उस समय, तो दोस्तों फरमान जो जारी करता था वो मुगल बादशाह जारी करता था। मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया शाही आदेश क्या कहलाता है, फरमान। तो दोस्तों यहाँ बता दूं मैं, मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया क्या दोस्तों, शाही आदेश। क्या दोस्तों, शाही आदेश क्या है, मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया दोस्तों शाही आदेश क्या कहलाता है, फरमान। और ये शाही आदेश है दोस्तों यहाँ, ठीक ना। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों वो हमारा है
मंसूर क्या है दोस्तों? मंसूर। ये मंसूर क्या होता है? देखो, मंसूर होता है दोस्तों, जैसे मुगल बादशाह थे तो एक तो खुद जब कोई शाही आदेश जारी करेंगे तब तो फरमान हो गया, और मुगल बादशाहों का बेटा यानी कि राजकुमार, ठीक है दोस्तों, वो अगर कोई शाही आदेश जारी करता है किसकी उपस्थिति में? मुगल बादशाह की उपस्थिति में, तो वो क्या होता है? मंसूर होता है। तो देखो इसको कैसे लिखना है आपको, मुगल बादशाह की उपस्थिति में, मुगल बादशाह की उपस्थिति में क्या जारी करना? शहजादे यानी कि राजकुमार, ठीक है, शहजादे द्वारा जारी किया गया कौन सा आदेश? शाही आदेश। ठीक है दोस्तों, ये कौन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मंसूर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ रहा है समझ में? अब मैं आपको बताऊंगा कि परवान क्या होता है और निशान क्या होता है। तो देखो आप, परवान क्या होता है, परवान समझ लो और साथ के साथ में निशान भी समझ लो। तो दोस्तों परवान तो इतना सा है कि परवान समझने के लिए दोस्तों हमें ये करना है कि किसी शासक द्वारा, कोई शासक है जो किसी मंत्री को, क्या दोस्तों, कोई शासक यदि किसी मंत्री को या किसी कर्मचारी को कोई पत्र लिखता है, पत्र व्यवहार नहीं है, कोई पत्र लिखता है, तो देखो किसी शासक द्वारा किसी मंत्री को, किसी मंत्री या कर्मचारी को लिखा गया पत्र, ठीक है, यहाँ से निशान देखो, शासक द्वारा पत्र पर किया गया हस्ताक्षर या लगाई गई मुहर क्या कहलाती है? निशान। अब दोस्तों 2-3 शब्दावली में 3-4 2-3 और है, जैसे 8 हो गया, 7, 8 और 9, 3 चीज़ और बताता हूँ, वैसे तो और भी खूब है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 3 है, और 3 है वो ही मैं बताता हूँ दोस्तों क्या क्या है। देखो आप दोस्तों, जो अगला है हमारा वो है अर्जदास्त। क्या है दोस्तों? अर्जदास्त। तो अर्जदास्त कैसे है? देखो आप, अर्जदास्त जो करना है वो देखो, ये सिंपल सा है, किसी मंत्री द्वारा, कोई मंत्री है जो क्या कर रहा है, अपने अधीनस्थ को पत्र लिख रहा है, तो किसी मंत्री द्वारा अधीनस्थ को मतलब जो नीचे काम करने वाला व्यक्ति है, अधीनस्थ को लिखा गया पत्र। ठीक है दोस्तों, अर्जदास के बाद में जो आता है वो है दोस्तों हयात। हयात क्या होता है दोस्तों? और इसके बाद में एक और देख लेंगे, हयात आ गया और एक आ गया सनद। तो दोस्तों हयात क्या है, सनद क्या है? हयात इतना सा है दोस्तों, राजा महाराजाओं के जो टाइम में राज परिवार में जो शादी ब्याह होते थे तो उनकी एक तरह से पुस्तिका बनाई गई थी दोस्तों, ठीक है, वो पुस्तिका ही क्या है? हयात है। तो देखो, राजाओं के राज परिवार में सगाई व शादी के प्रोग्राम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोग्राम क्या बोल सकते हैं? राजाओं के राज परिवार में सगाई व शादी के समारोह की जानकारी, शादी व सगाई के समारोह की जानकारी की पुस्तक है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, ये हो गई की पुस्तक।
अब है दोस्तों सनद। सनद किसको बोलेंगे? सनद, सनद बोलना है दोस्तों अपन को क्या? राजा द्वारा अपने अधीनस्थ को, सॉरी अपने अधीन राजा को, राजा द्वारा अपने अधीन राजा को कोई ठिकाना या कोई जगह देना। कोई को कोई ठिकाना या जगह देना क्या कहलाता है दोस्तों? सनद। अब फटाफट आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब चलते हैं आगे की तरफ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, टाइम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखो आप आगे वाला जो है दोस्तों, वो हमने 13 प्रकार के तो शिलालेखों की जानकारी ले ली है यहाँ से। अब चलते हैं आगे। पर आगे जो हमारा शिलालेख है दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमने बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक के जो इतिहास है उस इतिहास का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो किस प्रकार से वो चलता है आगे दोस्तों जो आगे शिलालेख है वो हमारा है नाथ शिलालेख। नाथ शिलालेख है, ठीक है दोस्तों। देखो ये शायद 14 नंबर का है। दोस्तों ये अपना है नाथ शिलालेख। तो नाथ शिलालेख किस प्रकार से काम, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, ये कहाँ का है दोस्तों? ये है उदयपुर का। और आगे देखो उदयपुर के बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये नाथ शिलालेख है। इस नाथ शिलालेख में बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक का इतिहास वर्णित है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो देखो आप इसमें बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल से कहाँ तक का इतिहास है दोस्तों? समर सिंह तक का इतिहास वर्णित है। अब देखो आगे इसमें बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक का। समर सिंह को यहाँ पर गो हत्या जो है, सॉरी जीव हत्या है, जीव हत्या पर प्रतिबंध किया था, तो ये जानकारी भी हमें यहीं से मिलती है। तो समर सिंह द्वारा जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। ये हमें जानकारी भी यहीं से मिलती है कि जो नाथ शिलालेख है इसमें ही समर सिंह ने जीव हत्या पर क्या लगवाई थी? रोक या प्रतिबंध। अब जो हमें लास्ट जानकारी मिलती है दोस्तों, ये जो है ये शिलालेख है वो 6 प्रकार से बटा हुआ है, 6 अलग अलग प्रकार में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ लिख देते हैं कि यह शिलालेख कितने भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में बटा हुआ है। बस यहाँ तक होता है दोस्तों अपने कंप्लीट। जो मेन बात है दोस्तों वो नाथ शिलालेख की यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब देखो मेन बात तो ये ध्यान रखना कि इसमें बप्पा रावल से लेकर और समर सिंह तक का इतिहास वर्णित है, और समर सिंह ने क्या किया था? जीव हत्या पे प्रतिबंध लगवाया था दोस्तों। अब चलते हैं हम हमारे अगले शिलालेख में, जिसकी जानकारी भी हमें मिलती है उदयपुर में ही, और वो है दोस्तों देवारी शिलालेख। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देवारी शिलालेख थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखो आप तो दोस्तों अगला जो है दोस्तों अपना कौन सा है? देवारी शिलालेख। और देवारी शिलालेख कहाँ पर है? वो भी उदयपुर में ही है। अब देखो आप किस प्रकार से इसको लिखना है, जानकारी किस प्रकार से आनी है, किस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं, वो सारी इसमें है। इसमें इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है कि इसमें 3 खान जो है दोस्तों, कौन कौन सी? देवारी खान और देवारी और एक जावर, ये 3 प्रकार की खान है। वो भी मिली तो वहीं से है, लेकिन उसका शिलालेख अलग है, सांभोली शिलालेख है उसका। तो अब है हमारा दोस्तों 14 नंबर का, वो कौन सा है? देवारी शिलालेख। और ये देवारी शिलालेख जो है, ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया देवारी शिलालेख। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहाँ का है? उदयपुर का। तो यहाँ लिख दो, ये हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन उदयपुर का।
दूसरा, इसमें रावल रतन सिंह के इतिहास का वर्णन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें किसका वर्णन है? इसमें रावल रतन सिंह कौन सा वाला? पद्मावत वाला। रावल रतन सिंह के इतिहास का वर्णन है। ये सीधा क्वेश्चन आता है। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि किस शिलालेख में रावल रतन सिंह के इतिहास का वर्णन है? तो यहाँ जवाब देना है आपको देवारी शिलालेख। ठीक है दोस्तों। अब देखो, इस शिलालेख के अनुसार रावल रतन सिंह क्या है? अंतिम शासक था। किसका? चित्तौड़ का। ठीक है दोस्तों। इस शिलालेख के अनुसार रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। किसके अनुसार? इस शिलालेख के अनुसार, देवारी शिलालेख के अनुसार। अब देखो आगे जो चलते हैं दोस्तों, वो है कि देवारी शिलालेख में देवारी, देवर और एक है जावर, ये 3 प्रकार की जो खाने हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। लेकिन ये शिलालेख उसका चेंज हो जाता है दोस्तों। कौन सा है? वो अपना हो जाएगा सांभली। तो दोस्तों यहाँ नोट में लिख देता हूँ ये 2-3 बातें। ये बात जो थी दोस्तों देवारी शिलालेख की यहीं खत्म होती है। अब देखो, आप यहाँ नोट लिखो 1-2 फटाफट अच्छे वाले। देखो पहला नोट है देवर, जावर, देवारी। ये क्या है दोस्तों? खाने हैं, खान। तो देवर, जावर, देवारी, खानों की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? वो मिलती है सांभोली शिलालेख से। किससे मिलती है जानकारी? सांभोली शिलालेख से मिलती है। तो यहाँ लिख देते हैं सांभोली शिलालेख से मिलती है। ठीक है दोस्तों। पहला पॉइंट यही था कि जो देवर, जावर और देवारी इसकी कहाँ मिलती है जानकारी। और दोस्तों ये भी कहाँ है? ये वाला जो है ये सांभोली शिलालेख, ये भी है दोस्तों कहाँ पे? उदयपुर में ही है। यहाँ लिख देता हूँ मैं उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे वाला पॉइंट इतना सा है दोस्तों कि ये जो खाने हैं यहाँ से क्रय विक्रय जो होता था, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिली है? वो जावर शिलालेख से मिली है दोस्तों। यहाँ से इतना सा लिखना है कि इन खानों से किए गए क्रय विक्रय की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? वो मिलती है जावर शिलालेख से। किससे मिलती है दोस्तों? जावर शिलालेख से। तो ये 2-3 है। और ये वाला भी कहाँ पर है? ये भी उदयपुर में ही है दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इतना सा है दोस्तों कि जावर शिलालेख में एक इम्पोर्टेंट बात इतनी सी है कि इसमें जो कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, उसको एक नाम दिया गया था। वो क्या नाम था? देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसमें कुंभा की पुत्री, क्या नाम है दोस्तों उसका? रमाबाई को वाघीश्वरी नाम दिया गया। क्या दोस्तों? वाघीश्वरी नाम दिया गया। ये अपना यहाँ तक होता है दोस्तों कौन सा? देवारी शिलालेख कंप्लीट। देवारी शिलालेख के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए राम राम।